नमस्कार। मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम के तहत आप सबका स्वागत है। मेरा डॉक्टर इस प्रोग्राम में आप जैसे कि सभी दर्शक लोग जानते हैं कि हम अमरावती शहर के विभिन्न प्रकार के विभिन्न पैथियों के डॉक्टरों से आपकी मुलाकात कराते हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज हम मिलवा रहे हैं अमरावती के सुप्रसिद्ध डॉक्टर संदीप दानखेड़े। डॉक्टर संदीप दानखेड़े, इन्होंने MBBS किया है, ये DNB है, ये DCH और MD पीडियाट्रिक्स बच्चों के स्पेशलिस्ट, ऐसे छोटे बच्चों के डॉक्टर है। इन्होंने नवजात शिशु के उपचार के ऊपर विशेष स्थिति हासिल की है। डॉक्टर दानखेड़े सर का मातृकृपा बाल रुग्णालय, नवजात शिशु ICU श्री कृष्णपेट अमरावती में है और इस प्रोग्राम के तहत हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपसे जैसे कि जनरली आप बतलाते हैं कि आप बच्चों की प्रैक्टिस करते हैं, तो छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे कि अभी गर्मी का वातावरण है जी, इस गर्मी के वातावरण में बच्चों को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर साहब आपने। प्राय हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में डॉक्टरों के दवाखाने काफ़ी भरे हुए होते हैं, काफ़ी मरीजों की भीड़ होती है। इसका कारण भी यही है कि गर्मी के दिनों में कई सारी बीमारियों का प्रमाण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें खासकर जैसे कि हम देखते हैं कि धूप लगना, या जिसको हम लू लगना कहते हैं, या उष्माघात भी कहते हैं, इसको हाइपरपायरेक्सिया भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर हमको गर्मी के दिनों में ही दिखता है, क्योंकि अमरावती और उसके आजू बाजू के इलाके में गर्मियों के दिनों में खासकर अप्रैल और मई के महीने में हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर 45-46 डिग्री तक बढ़ जाता है और वहां पर ये धूप लगने का प्रमाण काफी ज्यादा होता है। इसी तरह से कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस, जिनको हम संक्रामक बीमारियां कहते हैं, ये संक्रामक बीमारियों का प्रमाण भी गर्मी के दिनों में ज्यादा हो जाता है। खासकर वायरल फीवर, गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि दस्त लगना या उल्टियां होना, हेपेटाइटिस, पीलिया या जॉन्डिस जिसको हम कहते हैं, टाइफाइड, इसका भी प्रमाण गर्मी के दिनों में ज्यादा हो जाता है। चिकन पॉक्स, जिसे छोटी माता या कांजणिया कहते हैं, उसका भी प्रमाण इन दिनों में ज्यादा होता है। गोवर, मलेरिया, डेंगू, फ्लू, सर्दी खांसी, इनका प्रमाण, ये अलग अलग वायरसेस और बैक्टीरिया से होती है, इनका प्रमाण भी गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है। इसके सिवा कुछ त्वचा संबंधी शिकायतें भी गर्मी के दिनों में ज्यादा होती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं घमौरियां होती है, प्रिकली हिट भी जिसे कहा जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन यानी त्वचा डार्क होती है। अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे खासे गोरे बच्चे, पेरेंट्स उनको लेकर आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब देखिए बहुत काला पड़ गया है, तो ये भी तकलीफ इन दिनों बढ़ती है। एक जिसको हम त्वचा झुलसना कहते हैं या फिर सनबर्न कहते हैं, ये भी इन दिनों में ज्यादातर दिखाई देती है। और जहाँ पर ओवर क्राउडिंग होती है, जहाँ पर झोपड़पट्टी होती है, जहाँ पर हाइजीनिक प्रिकॉशंस कम होती है, वहाँ पर बहुत सारे फोड़े आ जाते हैं बालों में, जिसमें घामबैंड कहते हैं, इस तरह के फोड़े आना, ये स्किन संबंधी शिकायतें भी होती है। बहुत से बच्चों में हम लोग देखते हैं कि नाक फूटने की, नाक में से खून बहने की शिकायत भी इन दिनों में ज्यादातर दिखाई देती है। कुछ तरह के एक्सीडेंट्स, जिनको हम अपघात कहते हैं, ये गर्मी के दिनों में ज्यादा होने की संभावना होती है। खासकर केरोसिन पॉइजनिंग, कई बार बहुत प्यास लगती है, बच्चा कहीं तो भी देखता है, उसको केरोसिन किसी कांच की बोतल में दिख जाए और वो पानी समझकर पी लेता है, ये ज्यादातर इन दिनों में ही दिखाई देता है। क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से कई बार भले ही खाना बनाने के लिए नहीं, लेकिन दिया लगाने के लिए केरोसिन घर घर में, लोड शेडिंग भी इसमें काफी नुकसानदायक है। जी सर, थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे बीमारियां तो आपने सब बता दी है, और बीमारियां होती है, सभी जानकार लोग जानते हैं कि बच्चों को बीमारी होती है, तो बच्चों की कोई एज का भी इसमें क्राइटेरिया रहता है, जैसे कि 1 साल से 3 साल के बच्चों को कौन सी बीमारी हो सकती है इस गर्मियों में? बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर साहब आपने। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक नवजात शिशु जो जन्म होने के बाद में तुरंत बाहर आता है, मुझे एक्चुअल में 1 साल के बजाय 0 से 1 साल और 1 साल से 3 साल, इसकी बताइए। तो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वो पेट में पानी में रहता है, बहुत सुरक्षित वातावरण में रहता है, और जब बाहर निकलने के बाद में वो एकदम एक ड्राई वेदर में आ जाता है, बहुत सारी गर्मी में आ जाता है। और छोटे बच्चों में, नवजात शिशु में खास बात होती है, जैसे कि हमारे बड़ों में पसीना आता है, छोटे बच्चों में पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से वो खुद का तापमान रखने की उनकी प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हो ही रहती। उसकी वजह से वो कभी भी दोनों तरह के, यानी ठंडे होने के या उसी के साथ साथ गर्म होने की भी उनमें ज्यादा खतरा होता है। तो इन बच्चों में हम लोग डिहाइड्रेशन फीवर नाम की चीज देखते हैं। ये केवल गर्मी की वजह से, शरीर का पानी कम होने की वजह से ये बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं और उनमें बुखार आ जाता है। अच्छा सर, जैसे आपने डिहाइड्रेशन फीवर की बात की, अब एक माता पिता जो घर में बुखार देखते हैं, तो वो कैसे पहचाने अपने बच्चों को उसको डिहाइड्रेशन हो गया है? एग्जैक्टली, ये मैं जो बात बता रहा था आपको, ये पहले 7-8 दिनों के बच्चों में बताया था। अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हर 10 में से लगभग 5 बच्चों में बुखार दिखाई देता है, वो एक डिहाइड्रेशन फीवर होता है। इसमें लेकिन जो बीमार बच्चा होता है वो ठीक से दूध नहीं पीता, चिड़चिड़ा हो जाता है, और केवल डिहाइड्रेशन फीवर में टेम्परेचर आता है। अगर इस बच्चे को आप खुला कर दो, गीले कपड़े से पोंछ दो, तो ये बुखार कम हो जाता है। ये एक डिहाइड्रेशन फीवर की विशिष्टता है। पहचानने के तरीका, घर
घर में माता पिता कैसे पहचाने कि इनके बच्चे को डिहाइड्रेशन फीवर है। इसमें एक खास बात होती है कि जब भी नॉर्मली किसी बीमारी का बुखार आता है तब हमको चाहिए कि हम थर्मामीटर से बुखार सबसे पहले तो गिन ले। हम हाथ की अगर पिछली बाजू है ये अगर अपने खुद के बदन को लगा ले और बाद में बच्चे को बदन को लगाए तो हमको बच्चे का बदन गर्म लगेगा। तो इस पर से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बुखार है। इसके बाद में निश्चित करना होता है कि हम लोग थर्मामीटर से बुखार गिन ले। हमारे यहाँ आजकल मार्केट में सभी मेडिकल दुकानों में बहुत अच्छे डिजिटल थर्मामीटर आते हैं जिस पर लिख कर आता है 99, 100, 101, तो लिख कर बुखार आ जाता है। तो बुखार गिनना भी अभी काफी आसान हो गया है। तो बुखार गिनना चाहिए और अगर 98.6 से ऊपर या कॉमन भाषा में समझने के लिए 99 के ऊपर अगर बुखार है तो उसको सिग्निफिकेंट बुखार समझना चाहिए। अब ये बुखार डिहाइड्रेशन की वजह से है या किसी बीमारी की वजह से, इसका एक आसान तरीका यानी टेम्परेचर आप बगल में लीजिए जिसको हम स्किन टेम्परेचर कहते हैं और मुंह में देखिए। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, आपको डर लग रहा है कि मुंह में चबा ना ले, समझ नहीं सकता है, तो उसको आप रेक्टल यानी लैट्रिन की जगह पर रखकर भी उसका टेम्परेचर ले सकते हैं। नॉर्मली मुंह का टेम्परेचर 1 डिग्री से ज्यादा होता है। अगर 1 डिग्री से ज्यादा है तो ये इन्फेक्शियस डिजीज वाला बुखार है। और अगर धूप लगी है या सनस्ट्रोक हुआ है तो उसमें उनका स्किन टेम्परेचर और ओरल टेम्परेचर सेम रहता है। ये एक खास डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। और इसके बावजूद भी अगर माता पिता को कोई डाउट हो मन में तो ऐसे वक्त में तुरंत वैद्य की सलाह ली जानी चाहिए। वैद्य की सलाह के अलावा जैसे कोई उनकी स्किन में सूख रही है, पानी कम हो रहा है, कुछ सिम्टम्स ऐसे, इसके साथ साथ बाकी डिहाइड्रेशन के लक्षण भी मिलते हैं जैसे कि मुंह सूखना, आंसू कम आते हैं, बच्चा पेशाब कम करता है। अगर छोटा न्यूबॉर्न बेबी है तो उसने दिन भर में कम से कम 6 बार पेशाब करना चाहिए। अगर बच्चा 6 बार पेशाब नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि उनके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है। जैसा कि आपने देखे हैं कि छोटे बच्चों के ऊपर डिहाइड्रेशन फीवर ये बीमारी क्यों होती है, कैसे होती है और उसे कैसे समझे घर में, और इस बीमारी का इलाज एक अच्छे डॉक्टर से कैसे कराना ये तो आपको पता ही चलेगा। लेकिन एक सिंपल एक तरीके की बात ये हो गई कि डिहाइड्रेशन फीवर बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, तो इसमें आप आसानी से समझकर अपने डॉक्टर से संपर्क करें, ये डॉक्टर साहब का कहना है। सर एक बात और पूछना चाहूंगा छोटे बच्चों के ऊपर, ये कि छोटे बच्चे जो है वो कोई बच्चा 4-5 दिन या 6 दिन या 8 दिन लैट्रिन नहीं करता है जी, तो ये क्या है? इसको छोटे बच्चों में लैट्रिन न होने वाली चीज को हम लोग हमारे वैद्य की भाषा में कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जिसमें कि बच्चा, एक बात खासकर देखी गई है कि कई बच्चे 4-4, 5-5 दिन लैट्रिन नहीं करते लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती। अगर बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, पेट को फुगारा नहीं है, बच्चा दूध अच्छे से ले रहा है और चौथे 5वें दिन नॉर्मल कंसिस्टेंसी की स्टूल कर दे रहा है, लैट्रिन कर दे रहा है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कई बच्चे दिन में 4 बार लैट्रिन करते, कई बच्चे 4-4 दिन तक लैट्रिन नहीं करते। लेकिन कुछ एक एबनॉर्मल कॉन्स्टिपेशन भी होता है जिसके बारे में चिंता की जानी चाहिए। उसके कुछ कारण होते हैं। अगर किसी बच्चे को ऊपर का दूध पिलाया जाए, खासकर गाय का या भैंस का दूध पिलाया जाए, तो ऐसे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है। कुछ बीमारियां जैसे कि पैदाइशी कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म हम कहते हैं, उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है। एक बीमारी जिसमें कि कंजेनिटल मेगाकोलोन यानी हर्ट्जस्प्रुंग डिजीज कहते हैं, जिसमें कि लैट्रिन की जगह में बहुत नैरो हो चुकी रहती है, वहां पर कुछ जगह पर अगैंग्लियोनिक सेगमेंट रहता है, उसमें बच्चे कॉन्स्टिपेशन नहीं करते। लेकिन उन कंडीशंस में बच्चे के पेट को बहुत फुगारा रहता है, बच्चा बहुत तड़पता है, बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। ऐसे वक्त में जब हम मेडिकल सलाह लेते हैं तो डॉक्टर साहब चेकअप करके उसकी बीमारी के बारे में जानकारी और सही राय दे सकते हैं। तो ये तो हो गया एक मेडिकल तरीका जी। सर आपको एक बात बताऊंगा कि हमारे जो बुजुर्ग दादी माँ या नानी होते हैं, ये कुछ जो एनीमा टाइप, पान का एनीमा टाइप ऐसे सिम्टम्स उस समय करते थे, तो वो फायदे की है कि नुकसानदायक है? देखिए कई बार बच्चा जब लैट्रिन नहीं करता है उसका छोटा सा कारण ये भी हो सकता है कि एक आध बार बच्चा अगर लैट्रिन नहीं करता है तो उसके लैट्रिन की जगह पर जो लैट्रिन जमा हुई है उसमें का पानी एब्जॉर्ब किया जाता है और वो स्टूल हार्ड हो जाती है। और अनुभव से देखा गया है कि अगर पान का देठ या साबुन का पानी करके लगा दिया जाए तो वहां पर मैकेनिकल स्टिमुलेशन मिलकर वो लैट्रिन हो जाती है। अक्सर इन चीजों से कोई नुकसान नहीं होता, ऐसा करने में नुकसान नहीं होता अगर उसमें सावधानी बरती जाए या कोई हार्मफुल या शार्प ऑब्जेक्ट का प्रयोग न किया जाए। तो इन बातें और इसी बातों के लिए अभी फॉर्चुनेटली मेडिकल दवाइयों में कुछ आसान तरीके उपलब्ध हुए हैं, जैसे कि ग्लिसरीन सपोजिटरी, एक छोटी सी कैप्सूल जैसी गोली रहती है, वो गोली एकदम सॉफ्ट नरम रहती है, उसमें कुछ नहीं होता है, केवल गाढ़ा ग्लिसरीन रहता है। उसको अगर संडास की जगह रख दो तो आपको ये सब पान का देठ या अनहाइजीनिक चीजें करके इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस या इंजुरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके जरिए भी लैट्रिन करा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताया। तो आप सब दर्शकों ने देखा है कि डॉक्टर साहब ने छोटे बच्चों को लैट्रिन नहीं होने की बीमारी से भी किस तरह से एक मेडिकल सपोर्ट के तहत आप उसका इलाज कर सकते हैं, घर बैठे इलाज कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहूंगा कि अब जैसे छोटे बच्चे हैं उनको जैसे डॉक्टर के दवाखाने में भी लेके जाने
जाने का या बाहर भी लेके जाने का है, तो उनको कैसे लेके जाना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर साहब आपने। इसमें दोनों तीनों बातें हैं। कई बार हम लोग देखते हैं कि माता पिता जिनकी जो केवल दोनों वर्किंग है, अलग रह रहे हैं, साथ में उनके पेरेंट्स गांव में हैं, और वो सोचते हैं कि भाई छोटा बच्चा हुआ है, ये काफी नाजुक बच्चा है, इसको दवाखाने में लेके जाना है, कैसे लेके जाना है। देखिए, इसमें थोड़ा सीजन वाइज वेरिएशन होता है। अगर हम ठंडी के दिनों में किसी बच्चे को लेके जा रहे हैं तो जरूरत है कि उस बच्चे को अच्छे से लपेट के लिया जाए, उसको ठंड ज्यादा ना लगे, बच्चा ठंडा ना हो, उसको ज्यादा बाहर की हवा ना लगे। यही अगर हम गर्मी के दिनों में लेके जा रहे हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि बच्चे को ओवर क्लोथिंग ना हो, बच्चे को बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे को सबसे पहली बात तो बचाना है अपने को टेम्परेचर से। बाहर का तापमान अगर ठंडा है तो बच्चे को गर्म रखना चाहिए, अच्छे तरह से कपड़े, टोपी, मोजे पहनाए हुए होने चाहिए। और वही अगर गर्मी के दिनों में है तो उसको हल्के फुल्के कपड़े पहना के बच्चे को लेके जाना चाहिए। दूसरी बात, बच्चे को जब हम लेके जा रहे हैं तो बच्चे की जरूरत है, जैसे कि बच्चे को पानी की जरूरत होती है, बच्चे को कहीं का भी बाहर का पानी पिलाना खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसीलिए बच्चे का पानी जो उबाला हुआ साफ सुथरा पानी है वो हमने हमेशा साथ में कैरी करना चाहिए। बच्चे कहीं पर भी सुसु कर सकते हैं, लैट्रिन कर सकते हैं, तो उसके लिए उनके जो हगीज है या उनके जो लंगोटी है, ये सब चीजें कैरी करना चाहिए। और बच्चा अगर थोड़ा बड़ा है तो उसको कभी भी भूख लग सकती है, कभी भी कोई चीज मांग सकता है, इसलिए बजाय इसके कि वो देख के कुरकुरे मांगे या कोई चीज मांगे, इसलिए उसका जो फूड हम घर का लेके जा सकते तो वो एक लेके जानी चाहिए। तो ये तो हो गया सर एक जनरल, आपने छोटे बच्चों की केयरिंग बताया। अगर कोई बच्चे को धूप लगी है तो घर के लोग कैसे पहचाने? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा आपने, क्योंकि अगर बच्चे को धूप लग जाती है तो इसमें सबसे मेन उसका ट्रीटमेंट होता है कि शरीर को पानी ज्यादा मिलना चाहिए। अगर धूप लगी हुई है, अगर तो खासकर मालूम होता है हमको कि कोई बच्चा धूप में से आया है, कहीं धूप में किसी प्रोग्राम में या किसी फंक्शन में गया है, एकदम से धूप में से कूलर में या एसी में आना, या तो एसी या कूलर में से एकदम से धूप में जाना, इस तरह का कुछ होने के बाद में बच्चे को एकदम तेज बुखार आ जाता है, 104 105 बुखार आता है, उसको मचलाहट, उल्टियां रहती है, उसके हाथ पैर दुखते हैं, उसको ठीक से खड़ा होने की भी इच्छा नहीं होती, उसको घबराहट होती है, थकावट होती है। ऐसे वक्त में अगर बहुत तेज बुखार है तो जरूरत है कि उस बच्चे को अच्छे से पानी से नहलाया जाए। उसको ज्यादा मात्रा में पानी और फ्रूट जूसेस, नींबू शरबत या कोकम का शरबत या छाछ या लस्सी, इस तरह का लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा दिया जाना चाहिए। उसके अगर टाइट कपड़े पहने हैं तो वो कपड़े फ्री करके उसको पोंछ के निकलना चाहिए, उसको पानी से पोंछ के निकलना चाहिए। और इसके बाद भी अगर उसको कोई और गंभीर लक्षण आते हैं तो तुरंत वैद्य की सलाह लेनी चाहिए। ये हो गया आपने लू लगना, धूप लगने की बीमारी का एक जनरल तरीका। अब नाक में जो खून आना, ये आपने अभी बताया, तो इसका इलाज क्या करना चाहिए? जी, देखिए, नाक में से खून आना ये एक ऐसी चीज है कि जिसके लिए हम राह नहीं देख सकते कि हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, हमको डॉक्टर के यहाँ नंबर लगेगा और फिर हमको डॉक्टर साहब मिलेंगे। एक होता है टेम्परेरी इलाज, जिसको हम लोग प्रथमोपचार भी कहते हैं, फर्स्ट एड भी कहते हैं। सबसे पहले तो जब भी नाक आता है तुरंत एक साफ सुथरे कॉटन से वहां पर दबा कर रखना चाहिए। हमारे नाक में एक जगह होती है जिसको हम लिटिल्स एरिया कहते हैं, जहाँ पर 3-4 वेसल्स एक जगह मिलती है, और जो एकदम सुपरफिशियल, काफी ऊपरी होती है। कई बार छोटी सी इंजुरी से वहां से खून बहना शुरू हो जाता है। ऐसे वक्त में अगर हम वहां पर दबा कर रखते हैं तो ये खून यूजुअली रुक जाता है। अगर कभी कभी इसके बावजूद भी बुरी तरह से खून बहना चालू है, इंजुरी ज्यादा बड़ी है, तो ऐसे वक्त में हमको वहां पर डॉक्टर के पास जाके एड्रेनालिन पैक या तो ग्लिसरीन पैक लगाने की जरूरत या तो नेजल पैकिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। ज्यादातर हम देखते हैं कि 90% केसेस में केवल दबा के रखने से ही खून बंद हो जाता है। जी, तो ये खून बंद होने का कारण वो ऑटोमेटिक है। इसमें कोई बोलता प्याज सुंघाओ, प्याज का पानी लगाओ, ये क्या कुछ फायदेमंद है इसमें? जी नहीं, प्याज लगाने से कोई फायदा नहीं होता है, प्याज सुंघाने से खून रुकने में कोई फायदा नहीं होता है। केवल जो हमारी स्किन, नाक ड्राई रहती है, उसके लिए कई मेडिकल चीजें, जैसे कि हम लोग देखते हैं नेज़ोक्लियर एलो जेल नाम की जेल होती है नाक में लगाने की, वो अगर हम नाक में लगा देंगे तो नाक ज्यादा ड्राई नहीं होगी, नाक नरम रहेगी, बार बार नाक नहीं फूटेगी। उसके सिवा एक बोट्रोक्लॉट नाम का एक ड्रॉप आता है, कहीं से भी अगर खून बहता है वहां पर अगर एक ड्रॉप डाल दी जाए तो उसको तो टेम्परेरी वहां से खून बहने को बंद करती है। जैसे जनरली घर के अंदर सर गीला करो, सर पे पानी डालो, ये सब चीजें जो है, इससे सब ये गलत फहमियां ही है। उसमें से सर पे पानी डालने वाली एक चीज है जो कि फायदेमंद होती है। तो फायदेमंद होने का मैकेनिज्म ये होता है कि जो चेहरे की तरफ बहने वाला खून है, कई बार हमारी घबराहट की वजह से हमारे ज्यादा खून नाक की तरफ बहने लग जाता है, वो अगर सिर के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं या सिर को अगर ठंडा रखते हैं तो वो ब्लड फ्लो कम हो जाता है और नाक बहने का प्रमाण में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो अगर ऐसा जिसकी नाक फूटी है जनरली वो नीचे झुक जाता है, तो उसे फिर नीचे भी नहीं झुकना चाहिए ज्यादा? जी, उसको बेसिकली प्रेस करके रखना यह मेन उद्देश्य है। सर को ऊपर रखें, तो हाथ से नीचे झुके तो ब्लड ज्यादा आ सकता है। बराबर।
सर दूसरा ये बोलना है कि आपने जैसे कि बताया कि ये सब बीमारियों की जानकारी दी है, अब जनरल में आप इन्फेक्शन, जी, बच्चों में इन्फेक्शन क्यों होता है जल्दी जल्दी? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हम देखते हैं कई बार पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चों को लेकर, कहते हैं कि ये हर महीने इसको बुखार आता है, बार बार बीमार गिरता है। उसका सबसे पहले शुरुआत होती है कि बच्चों की इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। हमारे शरीर में एक स्प्लिन नाम का ऑर्गन है जो कि कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से लड़ता है। ये स्प्लिन पूरी तरह से तैयार होने के लिए 5 से 7 साल लगते हैं, और तब तक कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी में कोई बचाव का रास्ता नहीं होता है, जिनकी वजह से इन्फेक्शन होता है। दूसरी बात होती है, बच्चे अक्सर ओवर क्राउडेड, जैसे कि स्कूल में जाते हैं, अगर एक बच्चे को गोवर निकला है या चिकन पॉक्स हुआ है तो आसानी से ये इन्फेक्शन दूसरे बच्चों में लग जाता है। तीसरा है, कई वायरस है, जैसे राइनो वायरस है, जिसकी सर्दी होती है, हम लोग छींकते हैं तो हमारे हाथ पे आ जाते हैं। वही बच्चे ने एक पेंसिल लिया है, शेक हैंड किया है, एक साथ में खेल रहे हैं, तो ये एक दूसरे को ज्यादा लग जाते हैं। थर्डली, बच्चों में हाइजीनिक प्रिकॉशंस का प्रमाण वैसे भी थोड़ा कम होता है। प्यास लगी, उनको दिख गया पानी की, वो पी लेंगे। कहीं भी खेलते वक्त मुंह में हाथ डाल देंगे, नाखून बढ़े, इधर खरोचा, वही चीज हाथ में नाक में चली गई। ये सब चीजें होती है जिसकी वजह से इन्फेक्शंस होने के प्रमाण थोड़े ज्यादा होते हैं। अच्छा सर, ये इन्फेक्शन की बात आती है, आजकल हम सुन रहे हैं कि बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती है, ये सब क्या चीज है? हाँ, हड्डियां कमजोर होना, ये एक कुछ बातें तो लोगों के शब्द हो गए हैं। बेसिकली हड्डियां कमजोर होना यानी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना, क्योंकि बच्चों का एज ये ग्रोइंग एज माना जाता है और ग्रोइंग एज में कैल्शियम की जरूरत ज्यादा होती है। आजकल हमने देखा है कि जो भी फूड हैबिट्स चेंज होते जा रहे हैं बच्चों में, बच्चे अक्सर अच्छे से बैठ के ठीक से खाना खाया, ये चीजें नहीं होती, वो अटरम सटरम कुछ न कुछ खा लेंगे, चटपटा कुछ खा लेंगे, चॉकलेट्स खा लेंगे, और उनसे ही उनकी भूख चली जाती है। एक खासकर मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत आजकल फैट बढ़ते जा रहा है, गर्मी के दिनों में तो वो और भी ज्यादा बढ़ते जा रहा है। कोल्ड ड्रिंक्स पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, इसको कम से कम पिए। कई बच्चे हम लोग देखते हैं, बड़े बच्चे, पेरेंट्स बहुत नाज के साथ बताते हैं, हमारा बच्चा तो पेप्सी के सिवा दूसरा कुछ पीता ही नहीं, बोले इसको तो खाने के साथ में पेप्सी होना ही, और हम लोग वो प्रोवाइड कर सकते हैं, इसमें उनको खुशी होती है। मेरे ख्याल से ये हानिकारक चीजें जो होती है वो बच्चों को ना दी जाए। सेकेंडली, बच्चों को डाइट में उनको सॉलिड फूड ज्यादा से ज्यादा मिले, उसके साथ में उनको कैल्शियम रिच डाइट उनको मिलना चाहिए। स्प्राउटेड, जैसे कि हम लोग मोट, दाल, ये चीजें उनको खाने में मिल, चने, नॉनवेज वगैरह, नॉनवेज मिलने से उसमें कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, वो जहाँ चलता है वो लोग खा सकते हैं। मैं खुद व्यक्तिशः शाकाहार का बहुत बड़ा प्रेस करता हूँ। जनरल कंडीशन में क्या है, एज ए मेडिसिन अगर कोई डिफिशियंसी आती है तो इसके बारे में पूछा जाता है, बाकी तो सब ये जनरल है। तो अभी हम डॉक्टर साहब से बच्चों की बीमारियों के बारे में जानकारी ले रहे थे, आप कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सच कह गए हैं लोग पुराने, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, अरे क्यों भाई चाचा, अरे हाँ भतीजा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप डॉक्टर साहब से जानकारी ले रहे थे कि गर्मी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के बारे में पूरी सावधानियां ले रहे थे। अभी इसी श्रृंखला में हम आपसे डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि आपने बताया धूप लगना, अब धूप लगना तक के तो बात सीमित नहीं रहती है, एक घमौरिया आ जाती है बच्चों को, ये बारीक बारीक फुंसियाँ आ जाती है, तो ये घमौरिया यानी क्या? ठीक, देखिए हमारे शरीर में त्वचा में पसीना आने वाले कई छिद्र होते हैं। जब हमको बहुत ज़्यादा पसीना आता है या पसीना त्वचा पर सूख जाता है तो ये पसीने के रास्ते जो होते हैं ये छिद्र बंद हो जाते हैं। ये बंद होने की वजह से हमारे शरीर पर घमौरियाँ आती हैं। इसमें पूरे शरीर पर खुजली आती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, किसी बात में ध्यान नहीं लगता, खाना नहीं खाते हैं। ऐसे के लिए ज़रूरी है कि हम ये कोशिश करें कि हमारे शरीर पर पसीना कम से कम आए। उसके लिए प्रिकली हीट पाउडर्स, टैल्कम पाउडर्स जो आते हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। पसीना कम से कम आए इसलिए जो हम कपड़े पहनते हैं वो सूती लाइट कलर के, ज़्यादातर सफ़ेद कलर के होने चाहिए। तो इनसे हम ये प्रिकली हीट से या ये घमौरियों से अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं।
अब जैसा कि आपने बताया कि पाउडर लगाकर उसका बचाव कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये देखा गया कि जो बच्चे दिन भर घर में एसी में रहते हैं, हाँ। वो अचानक धूप में चले जाते हैं और जब उनको पसीना आता है तो ये मैंने घमौरियाँ ज्यादा आती है। तो एसी और धूप का क्या संबंध है इसमें? जैसे मैंने कहा कि एकदम से जब हमारा शरीर किसी भी तापमान पर रहता है तो हमारे शरीर का तापमान रखने की एक प्रणाली होती है जो कि ऑटोमेटिकली काम करती है। जब हम एसी में एक कम टेम्परेचर में 27 डिग्रीज या 26 डिग्रीज पर बैठे हुए तब हमारे शरीर की वेसल्स जो होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी रहती है। एकदम से धूप में जाने के बाद में जब एकदम से टेम्परेचर आता है तब अपना शरीर उस टेम्परेचर को एडजस्ट करने की कोशिश में शरीर की वो गर्मी को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उससे एकदम से पसीना आता है। ये मैकेनिज्म की वजह से बाहर आने की वजह से जो एकदम से ये चेंज होता है, ऐसे की वजह से कई बार धूप लगने के चांसेस और इतर कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो बच्चों सावधान हो जाओ, एसी या कूलर की हवा में बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसा डॉक्टर अंकल ने कहा है। और सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि अब ये आपने घमौरिया क्या बताया, किसी किसी को काले धब्बे या सनबर्न हो जाता है धूप में जाने के बाद, तो ये सनबर्न क्या है? जी देखिए, जैसा मैंने कहा कि अपने यहाँ पर जहाँ पर हम मेडिटेरियन एरिया कहा जाता है अपना, यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत ज्यादा प्रखरता से अपने शरीर पर आती है। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज अपनी त्वचा को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे, छुट्टियों का मौसम है, कई बार नाना नानी के यहाँ चले गए हैं, गाँव चले गए हैं, पूरा खेलने का है, 4 बच्चे और आ गए हैं, तो उनके साथ में खेलते वक्त उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि उनके शरीर के साथ में क्या नुकसान हो रहा है। कई बार पेरेंट्स अपने काम पर चले गए रहते हैं या तो ठंडक में बैठे हैं और बच्चे खेलने के लिए जब धूप में चले जाते हैं तब बहुत देर तक इन अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में आने की वजह से त्वचा झुलस जाती है। त्वचा पे लाल लाल फोड़े जैसे आ जाते हैं जिसको हम लोग सनबर्न कहते हैं। तो ये सनबर्न होने की वजह से बहुत त्वचा झुलस जाती है। हम लोग देखते होंगे, आप लोग क्रिकेट मैचेस में जब भी फॉरेन प्लेयर्स देखते हैं तो वो लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, तो वो सनस्क्रीन लगाने से ये तकलीफ काफी कम हो जाती है या इस तकलीफ से बचाव किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि बच्चे बहुत ज्यादा धूप में ना खेले, या अगर खेल रहे हैं तो उन्होंने सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। जी। और सर जैसे कि आपने सनस्क्रीन की बात की है बच्चों को, अब बच्चों को क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे फोड़े हो जाते हैं, या किसी किसी को तो ये भी कहावत है, गन्ना बोलता है, कोई बोलता है कि आम खाने से बीमारी होती है। तो क्या इसमें क्या सिचुएशन क्या है, आम खाने से होती है, गर्मी से होती है कि घाम गंडा है, क्या चीज है? जी डॉक्टर साहब, इसका ये जो कंडीशन आप बोल रहे हैं जिसको हम मल्टीपल बॉइल्स कहते हैं, ये बेसिकली स्टेफिलोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकाई नाम के एक बैक्टीरिया से होती है। अगर ये बैक्टीरिया हमारे त्वचा पर है और त्वचा की इंटीग्रिटी, त्वचा कहीं पर भी डिस्टर्ब हुई है तो वहां पर ये बैक्टीरिया अपना घर कर लेते हैं, वहां पर फोड़े हो जाते हैं। कई बार ये बैक्टीरिया खून में फैल जाते हैं और अलग अलग जगह पर, कई जगह पर अपने यहाँ पर फोड़े आते हैं। तो जहां पर भी अपने यहाँ पसीना ज्यादा होता है उस जगह पर ये आते हैं। कई लोग बोलते हैं ये गर्मी की वजह से होता है क्योंकि ये गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है, लेकिन बेसिकली ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जिसके लिए अपने को एंटीबायोटिक और सही इलाज करने से ये ठीक हो जाता है। कई बार ये घामबैंड ऐसी जगह पर होता है जहां पर फैट ज्यादा होता है ना, चर्बी ज्यादा होती है। अगर वहां पर ये हो जाए और वो चर्बी तक ये इन्फेक्शन फैल जाए तो बड़ी मात्रा में वहां का एब्सेस भी बन सकता है, जिसके लिए अपने को ऑपरेशन या चीरा देने की भी जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए साफ सुथरापन ज्यादा बरतना चाहिए, हो सके तो दिन में 2 बार नहाना चाहिए, जिससे कि हम लोग इन बॉयल से बचाव कर सके। सर बच्चों में एक्सीडेंट जैसी केसेस होती है, अब जैसे कि आपने बताया कि बच्चों ने पानी समझ के केरोसिन पी गया, तो ऐसे समय डॉक्टर कहीं नजदीक ना होते हुए तो इमरजेंसी में क्या बचाव करना चाहिए? डॉक्टर साहब, आपने एक्सीडेंट्स की बात की है। गर्मी के दिनों में खासकर 2 तरह के एक्सीडेंट्स सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। एक होता है एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ केरोसिन, यानी केरोसिन गलती से पी जाना, और दूसरा होता है शॉक लगना, इलेक्ट्रिक शॉक लगना। क्योंकि घर घर में कूलर लगे रहते हैं जो अक्सर बाहर कहीं तो भी खिड़की में लगे हुए होते हैं या तो घर में लगे होते हैं, बच्चे खेलते खेलते वहां लग जाते हैं। कई घरों में अर्थिंग ठीक से न होने की वजह से कूलर में पानी में करंट आ जाता है बच्चों को। मुझे याद है ये महीने में 3 से 4 बच्चे हमारे हॉस्पिटल में शॉक लगने की वजह से एडमिट हुए। दुर्भाग्य से उसमें से एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई है। तो ये सब बातें काफी गंभीर है, जानलेवा है। अब इन एक्सीडेंट से बचाव में जब भी ऐसा कभी होता है कि किसी बच्चे ने केरोसिन पी लिया है तो इसमें एक खास ध्यान रखने वाली बात होती है। किसी भी तरह का पॉइजनिंग होने के बाद में हम लोग पेशेंट को उल्टी कराते हैं जी। लेकिन ये एक ऐसा पॉइजनिंग है जिसमें कतई उल्टी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि केरोसिन अगर पेट में चला जाए तो पेट को नुकसान नहीं करता, लेकिन अगर वो सांस के जरिए लंग्स में यानी अपने फेफड़ों में चला जाए तो वहां पर निमोनिया करता है जो जानलेवा हो सकता है। अगर हम बच्चे को उल्टी कराते हैं तो वही
वेपर्स उसके सांस के जरिए बच्चे के फेफड़े में चले जाते हैं। इसलिए केरोसिन में कभी भी उल्टी नहीं कराना, ये बात सबने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमेशा हम लोग देखते हैं कि किसी तरह का भी अगर कोई पॉइजनिंग होता है, बच्चा कुछ खा लेता है तो लोग नमक का पानी देके उसको उल्टी करा देते हैं, लेकिन केरोसिन पॉइजनिंग में कतई उल्टी ना करें और जल्दी से जल्दी डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा आपने शॉक के बारे में बताया। जी, जब भी पेशेंट को शॉक लगता है तब शॉक दो तरीके का होता है। एक होता है जिसमें बच्चा चिपक जाता है, अगर उसको कहीं अर्थिंग नहीं मिलता है तो वो शॉक को चिपक जाता है, और दूसरा होता है कि जिसमें बच्चा फेंक दिया जाता है। लेकिन ये शॉक शरीर में जाने के बाद में जब तक वो शरीर से निकलता नहीं है तब तक वो बच्चे के हार्ट पर असर कर सकता है, और उसमें इर्रेगुलर हार्ट बीट, जिसको हम अरिथमिया कहते हैं, वो हो सकता है। वो कई बार जानलेवा हो सकता है। कई बार तो बच्चा चिपक जाता है और वहीं पर कई बार जानलेवा सिचुएशन हो सकती है। ऐसे में आजू बाजू वाले को चाहिए कि जाके उसको पकड़े नहीं, उसको चाहिए कि कोई भी जो बिजली विरोधक चीज है, जैसे कि लकड़ी या कोई भी प्लास्टिक की चीज है, उसके जरिए सबसे पहले तो मेन स्विच का बटन बंद कर दे। बटन बंद होने से बच्चा वैसे ही छूट जाएगा। और अगर नहीं होता है, कहीं पे स्विच आसपास नहीं मिल रहा है, वो किसी डायरेक्ट केबल के साथ में अगर ये हुआ है, तो ऐसे वक्त में बच्चे को लकड़ी से उससे दूर करने की कोशिश करना चाहिए, ये बात है। और जैसे ही उसके बाद में बच्चा दूर होता है, उसकी कंडीशन देखते हुए कि वो कितना गंभीर है, तुरंत दवाखाने ले जाकर उसका जरूरी इलाज करना चाहिए। और दवाखाना अगर दूर रहा, अगर कोई हॉस्पिटल दूर रहा, तो इमरजेंसी में उसको क्या करना चाहिए? इमरजेंसी में सबसे पहले तो किसी भी एक्सीडेंट में पेशेंट को घबराहट ना हो, उसके जो भी कपड़े शरीर के टाइट पहने हुए, ये कपड़े दूर करने चाहिए। बच्चे को अच्छे से सांस लेते आना चाहिए, वो सांस लेने की कंडीशन देखना चाहिए। बच्चा ठीक से सांस ले रहा है या नहीं ले रहा ये देखना चाहिए। अगर नहीं ले पा रहा है तो उसको मुंह के जरिए उसको सांस देने की जरूरत है। इसको फर्स्ट एड कहते हैं अपन, ताकि उसकी जान बच सके, वो दवाखाने तक पहुंच सके और आगे उसका इलाज हो सके। अब सर, ये तो आपने एक जनरल एक बच्चों की पूरी जानकारी दे दिया है, लेकिन ये गर्मी के अंदर जो बीमारियां होती है, गर्मी में जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, तो इसका मुख्य कारण जो है वो क्या रहते हैं? देखिए, जैसा अभी हमने चर्चा की कि गर्मी के दिनों में ज्यादातर ये स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें होती है। महत्व का कारण है हाई टेम्परेचर। जैसे कि हम देखते हैं कि आज सुबह की दाल बनाई हुई शाम तक के अगर फ्रिज में ना रखो तो खराब हो जाती है, क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ इस टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से होती है। यही एक महत्व का कारण है कि इन दिनों में अलग अलग बीमारियों की साथ आ जाती है। यही दिन होते हैं कि जिन दिन डायरिया के साथ आती है, यही दिन होती है कि जिनमें वायरल फीवर के साथ आती है, इन्हीं दिनों में चिकन पॉक्स के साथ आती है, इन्हीं दिनों में हेपेटाइटिस के साथ आती है। तो मेन कारण है हाई टेम्परेचर। इस टेम्परेचर पे बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है। एक बात और, अब जैसे कि आपने बताया चिकन पॉक्स, तब चिकनगुनिया भी गर्मियों में आता है। जी 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 ये सब जी, क्या है? जी वही सेम कारण है इसके लिए भी, क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के लिए यही पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, यही पर्टिकुलर टेम्परेचर फेवरेबल होता है, और उसी की वजह से ये इनके साथ इन्हीं दिनों में आती है। दूसरा और एक महत्व का कारण है साथ इन दिनों में क्यों आती है। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, ये तो बात हो गई हाई टेम्परेचर की वजह से, लेकिन ज्यादा लोगों में क्यों होता है? इसका कारण है कि इन्हीं दिनों में हम लोग देखते हैं कि ओवर क्राउडिंग वाले जो इवेंट होते हैं वो ज्यादातर होते हैं। जैसे कि शादी ब्याह इन दिनों में होते हैं, टूर्स इन दिनों में निकलते हैं, लोग स्विमिंग को जाते हैं, वो भी ओवर क्राउडिंग एक जगह पे होती है। तो इसकी वजह से जो प्रोग्राम्स एक जगह लोग आते हैं, तो नजदीकियां बढ़ने की वजह से इन्फेक्शन एक दूसरे को बहुत ज्यादा फैलते हैं। और ये है सर, इसमें कोई लक्षण के लिए कोई घरेलू उपाय वगैरह? जी जी जी, ये बात हमेशा हमारे सामने आती है अक्सर। किसी चीज के लिए घरेलू उपायों के बारे में, खासकर बच्चों के मामले में हमारी ये सलाह रहती है कि घरेलू उपायों पर बहुत ज्यादा निर्भर ना रहे। इसके कारण क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा। घर में उपचार की बजाय घर में फर्स्ट एड होना चाहिए। जो प्रथम उपचार है वो घर में होना चाहिए, लेकिन बीमारी का निश्चित निदान होना बहुत जरूरी है। गर्मी के दिनों में जो अभी हमने जिन बातों का, जिन बीमारियों का जिक्र किया, इनके सबके शुरुआती लक्षण सेम होते हैं। मैं डॉक्टर साहब यहाँ पर एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूंगा। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे एक डॉक्टर मित्र है जो फैमिली टूर पर शेगांव गए थे। शेगांव से आने के बाद में पूरी फैमिली में वहां पर एंजॉय किया, और शाम को आने के बाद में बच्चे को बुखार आ गया। अब सबने यही सोचा कि भाई धूप में से आया है, वहां बहुत खेले हैं, उसकी वजह से धूप लगी होंगी। बच्चे को बुखार की दवाई दी गई, क्योंकि बच्चे के पिता खुद डॉक्टर थे, तो उन्होंने बुखार की दवा दी, बुखार कम हो गया। सुबह फिर से बच्चे को तेज बुखार आ गया, 104 के ऊपर बुखार आ गया, बच्चा बड़बड़ाने लग गया। पूरी फैमिली घबरा गई, और जब दवाखाने में आई तो उस वक्त बच्चे को देखा हमने, तो वहां पर बच्चे के पांथड़ स्प्लीन बढ़ा हुआ था।
और जब उसकी खून की जांच की गई तो उसमें फैल्सीपेरम मलेरिया के जंतु निकले। मतलब ये संयोग से उसी दिन ये लोग घूमने गए थे तो ये सोचा गया कि शायद धूप लग गई हो, लेकिन प्रत्यक्ष में बच्चे को फैल्सीपेरम मलेरिया था। अगर इसमें देरी हो जाती थी तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। तो इसीलिए मेरे ख्याल से निश्चित ये हो जाए सबसे पहले कि बच्चे का निदान क्या है और उसके बाद ही उसके उपचार के बारे में किया जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल से घर में प्रथम उपचार जरूर करें, लेकिन निश्चित निदान किया जाना चाहिए। दवाखाने में पहुंचने के बाद में जो सलाह डॉक्टर साहब ने दी है, अगर कोई लैब टेस्ट या जांच करने की जरूरत बताई है। एक और इसमें दूसरा उदाहरण मैं इन दिनों में, गर्मी के दिनों में बता सकता हूँ कि गर्मी के दिनों में धूप लगने के बाद में यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है और वो येलो कलर की होती है, और एक पीलिया भी होता है जिसमें येलो कलर की यूरिन होती है। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है तो उसमें केवल स्पेसिफिक ग्रेविटी बड़ी होती है, और अगर पीलिया जॉन्डिस है तो उसमें बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट पॉजिटिव आते हैं। तो इस तरह का निदान होने के लिए कुछ लैब टेस्ट की जरूरत है, डॉक्टर साहब ने अगर उसकी सलाह दी है तो वह निश्चित करनी चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। दूसरा मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर कि जैसा कि आपने बताया कि लैब टेस्ट करना है, लेकिन कुछ सीनियर बच्चों के ऐसे डॉक्टर्स हैं जो ये बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट या किसी भी तरह की टेस्ट नहीं करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे समय बच्चा कंटिन्यू 4 बार 8 बार उनके पास जाता है, तो भी अगर उसका इलाज ठीक नहीं तरीके से नहीं होता तो क्या करना चाहिए? देखिए, इस बात के लिए जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, इस तरह के हम लोग अक्सर देखते हैं। अभी जो मेडिकल साइंस माना जाता है, इट इज एन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, यानी जो है उसका आपको प्रमाण देना होता है। पहले मेडिकल साइंस केवल अनुभवों के तरीके पर चलता था। जो भी कोई सीनियर डॉक्टर अगर ये कहता है कि नहीं कोई टेस्ट की जरूरत नहीं, इसके पीछे उनका विश्वास होता है, उनका अनुभव होता है। अगर उनको लगता है कि टेस्ट की जरूरत नहीं है तो फिर और बात है, वो उसके पीछे उनका विश्वास है, उनका कॉन्फिडेंस है कि उनको निदान की निश्चित ही है, इसीलिए शायद वो टेस्ट की जरूरत नहीं बोलते हैं, शायद उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जब भी कभी डाउट हो या 2-3 बार इलाज लेने के बावजूद भी नहीं होता है, तो मेरे ख्याल से आजकल सभी डॉक्टर्स भी चाहेंगे कि वो निश्चित निदान हो और उसकी जरूरी वो जांच हो जाए। तो आपने जैसा कि सभी जानकारी दी है, और इस जानकारी में तो इससे हमारे दर्शकों को काफी फायदा हुआ होगा, काफी लाभ मिला होगा। हम हमारे दर्शकों को ये पूछना चाहते हैं, दर्शक पूछना चाहते हैं, यहाँ पर कोई मैं नहीं पूछ रहा हूँ, दर्शक पूछना चाहते हैं कि बच्चों की सारी जानकारी आपने दी है, अगर कोई बच्चा अचानक चक्कर खा के गिर जाता है जी तो ये क्या बीमारी होगी? बहुत बढ़िया सवाल पूछा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि अक्सर इस तरह की तकलीफें खासकर जब हम देखते हैं कि स्कूल में बच्चे जाते हैं या स्कूल में देखते हैं कि वहां पर शुरुआत को प्रेयर शुरू है और बच्चे को चक्कर आके एकदम से गिर गया है। इसके अनेक कारण होते हैं, मैं उसके एक स्टेप बाय स्टेप एक कारण बताऊंगा। सबसे कॉमन कारण होता है बच्चों में हाइपोग्लाइसेमिया। अगर कोई बच्चा बहुत देर से खाया नहीं है, सुबह जल्दी स्कूल जाना है, रात को लेट सोया है, टीवी देख रहा था, सुबह जल्दी से उठकर बिना कोई नाश्ता किए अगर चला जाता है और प्रेयर में खड़ा है, ऐसे में खासकर अगर धूप में खड़ा है, तो ऐसे बच्चों को हाइपोग्लाइसेमिया होने के चांसेस रहते हैं, उसमें वो चक्कर आ जाता है। ये हो गया एक कारण। दूसरा कारण होता है जिसको हम सिंकोप कहते हैं। कई बार कोई बच्चा किसी खून दिमाग को ब्लड सप्लाई करने वाली जो वेसल्स होती है, वो जब किसी कारण से टेम्परेरी खून आगे नहीं पहुंचाती है, तो ऐसे वक्त में एकदम से चक्कर आके गिरने की कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन होती है कुछ बच्चों में जन्मतः हार्ट की बीमारियां होती है, ऐसे बच्चों को इस तरह से कभी भी चक्कर आके गिरने की संभावना होती है। और एक चौथी जिसमें ये चक्कर नहीं होते, ये झटके होते हैं, एपिलेप्सी या फिट हम जिसे कहते हैं। इस तरह से सडनली कोई बच्चा अगर गिर गया तो हो सकता है इसको एब्सेंस स्पेल नाम की एक या एब्सेंस सीजर जिसको हम कहते हैं, इस तरह के एक झटके ये हो सकते हैं। बिल्कुल, तो आपने बच्चों की सारी जानकारी दे दी है, इसलिए तो आपको विशेषतः धन्यवाद रहेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात यह है कि बच्चों को आपने जानकारी के साथ साथ बच्चों को ये अच्छी एडवाइस दी है। अब मैं बच्चों के बारे में आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आजकल के बच्चे खाना नहीं खाते, उन्हें चॉकलेट्स, उन्हें टीवी देखना और उन्हें तरह तरह की टीवी पर आने वाली एडवर्टाइजमेंट की चीजें खाना बराबर है। तो ये फायदेमंद है कि नुकसानदेह, ये हमारे दर्शक को बता दें। जरूर, बहुत ही अच्छा। और मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के सभी जो पालक गण हैं उनके बहुत मन की बात आपने पूछी है डॉक्टर साहब। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे जैसे हमारे ये सोशल चेंजेस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे टीवी की वजह से घर घर में ये टीवी पहुंचा हुआ है, जो टीवी में बात कही जाती है, चाहे वो सही हो या गलत हो, वो घर घर में आई जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि मीडिया पर ही बता रहे तो टीवी पर ये मीडिया पर विश्वास किया जाता है, उसका इन्फ्लुएंस काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है। कई बार इसमें की वजह से इसीलिए जरूरी है कि उसमें की कौन सी बातें अच्छी और कौन सी बातें बुरी है। कुछ बातें वहाँ के एडवर्टाइजर्स केवल कमर्शियल व्यू से होती है, उसमें का किस चीज के लिए, किसके लिए वो बेनिफिशियल है, किसके लिए नुकसानदायक है, ये पेरेंट्स को समझना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जंक फूड, जैसा आपने कहा कि बिस्किट्स, चॉकलेट्स, कुरकुरे, ये नुकसान ज्यादा करते हैं। खाने में हमारा खाना होता है वो पूरी तरह से नॉर्मल डाइट
अगर हम ले सके भारतीय पद्धति का, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसमें से हमको शरीर को जरूरी सभी चीजें, जिसमें आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, सभी चीजें मिलती है। सर ये बात वो ज्यादा जरूरी है। बच्चों को बोलते हैं कि भारतीय पद्धति का खाना खाओ, तो वो बोलते हैं भारतीय लोग तो गोल्ड मेडल लाते नहीं है, सब तो वो खा कर लाते, तो क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब भी वही है, आजकल के बच्चों से बातों में जीतना तो मुश्किल है, और इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को आप अगर भाषण देंगे और केवल सलाह देंगे तो वो आपकी नहीं सुनते हैं। दे आर वेरी गुड इमिटेटर्स। आप जिस तरह का बर्ताव करोगे उसी तरह का, घर में जिस तरह की संस्कृति या कल्चर होता है, घर में अगर सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं और भोजन कर रहे हैं और वही चीज अवेलेबल हो रही है, तो बच्चे बिल्कुल वही चीज खाएंगे। हमें चाहिए कि हम बच्चों की गलत डिमांड्स पूरी ना करें, उस पर ज्यादा ध्यान न दें और उनको अच्छी आदतें डालें। जी, तो सर ये आपने बताया। अंत में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शक लोगों को कोई अच्छे से मैसेज दीजिए, अच्छे से टिप्स बताइए, जिससे कि उन्हें काफी लाभ मिले इसका। डॉक्टर साहब, आपने अभी सब चर्चा में बहुतांश सभी बातों को कवर किया है। मेरे ख्याल से जो ये गर्मी के दिन होते हैं, ये एक छुट्टियां होती है, इसको अगर हमको एक अच्छी मेमोरी बनाना है तो जरूरी है कि हमारी तबीयत ठीक रहे, और तबीयत को अगर ठीक रखना है तो उसके लिए जो बातों का हमने अभी चर्चा में जिक्र किया है कि हमेशा पानी साफ सुथरी जगह का पीना है, हमेशा खुद का पानी खुद कैरी करना है, हमेशा साफ सुथरा खाना खाना है, ओपन जगह का खाना नहीं खाना, अच्छे कपड़े पहनना है, सूती कपड़े पहनना है, बीमारियों से बचना है, बीमारियां होने पर उनका इलाज तुरंत करना है, और अपनी खुशियां और अपना जीवन और अपने राष्ट्र को खुशहाल बनाना है। जी, तो देखिए आप सबने जानकारी ली कि आज का बच्चा कल का राष्ट्र है, आज का बच्चा कल का जवान है, और बच्चा जवान होगा, बच्चा ताकतवर होगा तो देश ताकतवर बनेगा। इसी के साथ हम डॉक्टर संदीप दानखेड़े से बच्चों की बीमारी संबंधी सब जानकारी हासिल की। इसका आप सभी दर्शकों ने काफी लाभ लिया होगा, और हम दर्शकों से निवेदन करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं कि यह अपने इस मेरा डॉक्टर प्रोग्राम के तहत आपको जो जो स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है या जानकारी चाहिए, या किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमसे प्रत्यक्ष संपर्क करें, फोन पर संपर्क करें, या फिर हमारे एड्रेस पर लिखें। हमारा एड्रेस है सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। धन्यवाद। मेरा डॉक्टर यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताइए। आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी चैनल कार्यालय, धनराज लेन, सक्कर 7, अमरावती। फोन नंबर 2563833।